Good morning, everyone. Good morning. साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए, साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके। तो बेटा आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमें एमसीक्यू जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब भी हम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, कोई भी जेई का एग्जाम देते हैं तब हमें ये देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से करना, जो भी मैं बातें कराऊंगा वो बातें बड़े ध्यान से करनी है और उन बातों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझना है ताकि हमें इसमें से कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो हमारे पास बेटा आता है ये, जैसे हम कहते हैं ना कि साइकिल कौन सा वर्क करता है, इंजन जैसे हम पढ़ते हैं तो इंजन में आइडल साइकिल आता है, कार्नोट साइकिल। ठीक है, अगर हम बाद में उसके बाद जब पेट्रोल इंजन की बात में बातें करते हैं तो ऑटो साइकिल आ गया, डीजल वाले के केस में डीजल साइकिल आ गया। तो सब में अलग अलग साइकिल्स होते हैं। तो हमें चाहिए क्यों साइकिल? साइकिल हमें इसलिए चाहिए तब ताकि हम थ्योरेटिकली निकाल के दिखा सकें कि हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी है, वर्क डन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, या ये हीट कितनी उठा रहा है, जो भी काम है वो हम थ्योरेटिकली कागजों के ऊपर निकाल के दिखा सकें कि भाई साहब ये लो, आपकी ये जो आपकी चीज बनाई है इसकी एफिशिएंसी इतनी है। ठीक है, अब हमारे पास कोई इंजन आप ला के रख दो कि भाई साहब ये पड़ा इंजन, इसकी एफिशिएंसी निकालो, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, बस सिर्फ इसकी एफिशिएंसी बताओ, तो आप कोई आइडिया तो लगाओगे, कुछ तो लगाओगे दिमाग। तो इसलिए दिमाग लगाएंगे साइकिल्स के ऊपर। तो हीट इंजन जब भी चला तो उसका हमने देखा कि कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। अगर आपको कार्नोट नहीं याद बेटा, देखो आपको अगर कार्नोट साइकिल नहीं याद तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। तो कार्नोट साइकिल समझ लोगे तभी ये समझ आएगा, तभी थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिक है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक खत्म करोगे तभी यहाँ पे आने, आगे नहीं आना ऐसे। ठीक है, बात थोड़ी समझ आ गई। तो हमें कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट साइकिल पता ही होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कार्नोट साइकिल ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो भाई साहब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस कार्नोट साइकिल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो साइकिल बन रहा है वो किसके लिए है? इंजन के लिए। किसके लिए है वो? हमारे इंजन के लिए। अगर मैं इस तरह से कार्नोट साइकिल में बनाता हूं, ठीक है, इस तरह से बना देता हूं, तो हमारे पास उसमें हमने कुछ लाइंस याद करी थी कि कौन कौन सी लाइन कहां पे जा रही है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जाता था बेटा, याद करो इन चीजों को। ठीक है, इन चीजों को अगर याद करोगे तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी, ठीक है, बी सी और डी इस तरह से पॉइंट्स आते थे और ये साइकिल कुछ इस तरह से चलता था, इस तरह से चलता था। और ये चलता कैसे है? क्लॉकवाइज साइकिल चलता है। ये क्या चलता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या चलता है? क्लॉकवाइज। और ये किसके लिए होता है? ये होता है इंजन्स के लिए। इंजन्स के लिए वर्क करता है। जब वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, जब वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है तो उसको हम कह देते हैं हमारे पास कार्नोट साइकिल पे ये वर्क करेगा, ये कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा। तो ये हमारे पास क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग। वर्क क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, वर्क प्रोड्यूसिंग है। बात समझ आ गई? वर्क प्रोड्यूसिंग है, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, अब तक अभी तक समझ आया? इसमें हमारे पास दो अलग अलग जो प्रोसेसेस हमारे पास यूज होती थी, कौन कौन सी थी? दो थी हमारे पास आइसोथर्मल और दो थी रिवर्सिबल। आइसोथर्मल और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो प्रोसेसेस है और ये दो प्रोसेसेस है। तो ये आमने सामने वाली प्रोसेस, ये आमने सामने वाली प्रोसेसेस। तो हमारे पास दो रिवर्सिबल, यहां पे लिख देता हूं, दो दो क्या है? दो प्रोसेसेस कौन सी हैं? दो प्रोसेसेस जो है, प्रोसेसेस वो कौन सी होती है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और हमारे पास
दो होती है, दो प्रोसेसेस कौन सी होती है उसमें? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ये कौन सा है? ये है कार्नोट साइकिल। ठीक है, एक हिंट सा दिया है ताकि आपको याद रहे बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी की बात करें तो हम एफिशिएंसी जब हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, इस तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास हायर टेम्परेचर इधर आ जाए तो हायर माइनस लोअर अपॉन हायर, इस तरह से आ जाता है। इस तरह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ये क्या था? ये था इंजन के लिए, और ये इस तरह से कार जो है क्लॉकवाइज चलता है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस इसके अंदर होती हैं। आई होप ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो प्लीज कार्नोट साइकिल जरूर देखना, दोबारा देख लेना वीडियो, ताकि आपको समझ आ सके। अब आ जाती है बात, ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग आ गया। जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर की बात आती है तो वो वर्क कंज्यूमिंग होता है। वो क्या होता है? वर्क कंज्यूमिंग होता है, वो हमारा वर्क खाएगा। तो यही जो साइकिल है ये रिवर्स हो जाता है। हम क्या कहेंगे? ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स हो जाएगा ये। रिवर्स होने का मतलब क्या है? यही प्रोसेस, सब कुछ यही चलेगा, लेकिन रिवर्स में चलेगा, रिवर्स में चलेगा। ठीक है, उल्टा होने लग जाएंगी प्रोसेस। तभी तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेसेस लगाई होती है इसमें। हमने क्या लगाई होती है? रिवर्सिबल प्रोसेसेस लगाई होती है हमने। तो ये हमारे पास इसी तरह से लाइंस इसी तरह से ड्रॉ करनी है बेटा आपको। ठीक है, इसी तरह से ड्रॉ करनी है आपको। और इसमें हमारे पास जो आएगा, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं, ज्यादा अच्छा बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें हमारे पास लाइन जो है वो यहां से यहां तक बना दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर से की ओर जाएंगे, इस तरह से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इस तरह से जाएंगे। ओके, तो ये कौन सा आएगा? इसमें रिवर्स। तो रिवर्स में हमारे पास उल्टी डायरेक्शन में चला देना इसको, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चला देना, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, बात थोड़ी समझ आई? इस तरफ हमारे पास साइकिल चलेगा, तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल आ जाएगा। और ये किसके लिए है? ये है रेफ्रिजरेटर के लिए। ये किसके लिए है? रेफ्रिजरेटर के लिए। इसका पॉइंट मान लीजिए, ये इसको ए लिख ले, ठीक है, इसको बी लिख ले, और इसको सी, और इसको डी, इस तरह से पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए बी, ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से है हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? रिवर्स कार्नोट साइकिल हो जाएगा। इसको बना लो बेटा। एनीवन, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसको पूछ लेना। तो इसमें जो प्रोसेसेस आएंगे बेटा, ये आएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल थर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन। और ये कौन सी आएगी? कंप्रेशन। और यही हमारे पास, ये क्या कंप्रेस हो रहा है? देखो, पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। देखो, सी से बी क्या गए? वॉल्यूम कम हो रहा है, बी से ए कम हो रहा है, तो ये कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन। तो ये कौन सी ये आ जाएगी? ये आ जाएगी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। और इसी तरह यहां क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। ए से डी की ओर है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी लिख लेंगे इसी के साथ, और हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ये वाला क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो ये कौन सा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है बेटा। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? ये भी एक्सपेंशन है, लेकिन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास प्रोसेसेस होंगी। इसमें भी हमारे पास ये आइसोथर्मल भी रिवर्स है बेटा जी, रिवर्स है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ऐसे लिख लीजिए, या आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल ही होते हैं। साइकिल में जो भी प्रोसेस लेंगे आप रिवर्सिबल ही लेंगे, क्योंकि आइडियल साइकिल जो होते हैं वो रिवर्सिबल ही लेते हैं, सब कुछ इसमें रिवर्सिबल ही लेते हैं। ठीक है,
लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा और लिखवाऊंगा, तो इसको एक बार कर लीजिए और आगे चलते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल ये किस लिए है हमारे पास, यहां पे लिखेंगे दिस इज यूज, दिस इज यूज फॉर, इज यूज्ड फॉर, और किसके लिए यूज होता है ये, रेफ्रिजरेटर, रेफ्री, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होगा। तो ये रिवर्सिबल है, इसमें भी दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, सेम होगा लेकिन उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो ये वर्क क्या है, कंज्यूमिंग है, ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये वर्क कंज्यूमिंग साइकिल आ जाएगा। तो दोनों में धीरे धीरे डिफरेंस जो है वो आपको पता लगता जाएगा, और इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, छोटी छोटी जो हमारे पास एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो एक बार आप दोबारा से बनाएंगे इसको, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, क्योंकि टीएस डायग्राम भी साथ साथ बन जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टीएस डायग्राम भी साथ बना लीजिए। तो ये पीवी डायग्राम था जो अभी मैंने आपको समझाया, वो पीवी डायग्राम यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, इस तरह से, और यहां से यहां तक, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से यहां तक, इस तरह से। तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे ए बी सी और डी, इस तरह से पॉइंट लिख लीजिए। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब बस हमारे पास दूसरा कौन सा आना है, वो आना है टीएस डायग्राम, टीएस। अब अगर हम टीएस डायग्राम की बात करें तो ए से बी, ए से बी ये वाला प्रोसेस जो है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे आइसोथर्मल, ये क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल। इसको लिख लीजिए, ए से बी, जैसे यहां पे लिखा था ना बेटा, ये देखो, ए से बी आइसोथर्मल वाला, ये वाला। तो ए से बी जो है हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल है, ए से बी हमारे पास, ठीक है। एक ए से, ठीक है, ए से बी, एक टेम्परेचर का दिखना बेटा, ए से बी वाला आइसोथर्मल वाला। तो मैंने उल्टा लिख दिया, जो पहले हमने डायग्राम में बनाया, यहाँ पे किया, क्या लिखा मैंने, एक बार देखना बेटा, डी लिखा ना, बी लिखा, ठीक है, उल्टा इस साइड लिख लीजिए, इस साइड लिख लीजिए इसको, बी, हाँ बी इसको लिख लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। ए बी सी है तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी और डी, ये सही है, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे इस तरह से लिख लीजिए। अब हमारे पास देखिए ए से बी की प्रोसेस जो है, ठीक है, इस तरह जो प्रोसेस है हमारे पास, वो क्या है, आइसोथर्मल। और ये भी कौन सी है, आइसोथर्मल। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये कौन सी है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और ये भी कौन सी है हमारे पास, आइसोथर्मल। अगर आपको ये चीज बात समझ आ गई ना, अपने आप चीज समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ए से बी या बी से ए हम जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एक लाइन बना लीजिए बिल्कुल सीधी, बस। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है टेम्परेचर इस पे नहीं बदलता, ए और बी पॉइंट पे दोनों पे टेम्परेचर सेम है, इसी तरह डी और सी पॉइंट पे भी टेम्परेचर सेम है। तो मैं इसको लाइन को भी इस तरह से बना लेता हूं, इस तरह से, लो जी, बात थोड़ी समझ आई। तो मेरे पास क्या हो रहा है, हमने टेम्परेचर दोनों पे सेम दिखाना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो ए यहां पे, बी यहां पे, ठीक है, सी यहां पे, और डी यहां पे, इस तरह से बना लीजिए। अब लेकिन हमारे पास ए से बी और बी से सी, ये वाला, एडी और सीबी, ये वाला देखें तो ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है मेरे पास बेटा, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी चेंज नहीं होती, एंट्रोपी चेंज नहीं होती। अगर एंट्रोपी चेंज नहीं होती तो मेरे बेटे हमारे पास ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी, ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी, ये भी लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी, बस। तो हमारे पास अगर इस तरह से समझोगे
तभी आपको समझ आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ आने वाला। ठीक है, कि हमारे पास लाइन कौन कौन सी किस तरफ बननी है, हमारे पास ये होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये भी क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह से डायरेक्शन बना दो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और मैं क्या मान रहा हूं, देखो हायर टेम्परेचर को, हायर टेम्परेचर जो है उसको T1 मान रहा हूं, T1, और लोअर टेम्परेचर जो है उसको T2 मान रहा हूं। ठीक है, T2। तो हमारे पास दो लाइनें बेटा हमारे पास होंगी। एक तो होगा यहाँ पे, यहां पे आ जाना बेटा, ये देखिए, एक है लाइन ये जिसपे टेम्परेचर T1 है, और एक लाइन है ये जिसपे टेम्परेचर T2 है। तो हमारे पास ये टेम्परेचर क्या आ गया बेटा, T1, और ये टेम्परेचर T2। अब अगर आपको कोई पूछे कि सर जी टेम्परेचर बताओ कि लोअर टेम्परेचर कौन सा है, तो आप कहोगे T2 है। अगर आप हायर टेम्परेचर की बात करोगे तो T1 है। और ए पे टेम्परेचर कितना है, T1, बी पे कितना है, T1, डी पे कितना है, T2, सी पे कितना है, T2। अगर इसी तरह एंट्रोपी पूछी जाए तो एंट्रोपी इस तरफ देखनी होती है आपको, एंट्रोपी जो है दूसरी तरफ देखनी होती है। मैं वो भी बना के दिखाता हूं आपको किस तरह से मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये देखिए, एंट्रोपी अगर देखोगे तो ये लाइन यहां पे, ये देखिए, और इसी तरह हमारे पास ये वाली लाइन यहां पे, इस तरह से। तो ये एंट्रोपी की लाइंस है बेटा। ये कौन सी है, एंट्रोपी की लाइंस है, जो हमारे पास इस तरह से आप दिखा सकते हो कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन हमारे पास नीचे आ रही है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास नीचे आ रही है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है कि एंट्रोपी अगर देखोगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डी पे जितनी एंट्रोपी है उतनी ही ए पे है। देखो सीधी एंट्रोपी डी और ए पे सेम है, सी और बी पे सेम है, यहां पे एंट्रोपी है। बात थोड़ी समझ आ गई? अगर बात समझ आ गई है तो आगे चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। ठीक है, आगे है ये वाले पॉइंट को आप ई मान लीजिए और ये पॉइंट को आप एफ मान लीजिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपका काम हो गया खत्म, आपका काम हो गया खत्म, अगर यहां तक पहुंच गए तो। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सीओपी। सीओपी अभी हमने देखे कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी देखी थी। अब आप चाहते हो कि सर जी सीओपी निकालो इसके केस में। सीओपी है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो। परफॉर्मेंस दो चीजों में हमारे पास, रिवर्स कार्नोट जो है हम दो चीजों में यूज करेंगे, एक रेफ्रिजरेटर और दूसरा हीट पंप। तो आप इसको साथ में यहां पे भी लिख लो जो मैंने नोट्स के साथ दिखाया था। तो ये क्या है, रिवर्स, ये भी जो है ना रिवर्स कार्नोट साइकिल। ऑल्सो, ऑल्सो किसके लिए है, फॉर हीट पंप। हीट पंप के लिए भी हमारे पास ये है, हीट पंप के लिए भी हमारे पास ये यूज होता है। रेफ्रिजरेटर के लिए और हीट पंप के लिए, दोनों के लिए हम ये वाला रिवर्स कार्नोट साइकिल यूज करते हैं। अब हमारी बात बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा, अगर सीओपी आपको पूछे कि सर निकाल के दिखाओ, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की निकालो, आप हीट पंप की निकालो, तो हमें ज्यादा उलझना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सीओपी का फॉर्मूला याद करना है, डिजायर्ड इफेक्ट। हमें क्या लिखना है, डिजायर्ड इफेक्ट। जो डिजायर्ड इफेक्ट है आपका, रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोअर टेम्परेचर रखना चाहते हैं, कम से कम टेम्परेचर रखना चाहते हैं, और हीट पंप के केस में हम ज्यादा टेम्परेचर रखना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। आप क्या करना चाहते हो, जो रेफ्रिजरेटर है उसको ठंडा करना चाहते हो, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। हीट पंप के केस में हम चाहते हैं कि और गर्म हो जाए, हमारा कमरा हो और गर्म गर्म हो जाए। हम कमरे को, रूम को, जगह को गर्म करना चाहते हैं। तो यहां अगर डिजायर्ड इफेक्ट लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर रेफ्रिजरेटर है तो वहां लोअर टेम्परेचर आएगा, और अगर हीट पंप है यहां पे हायर टेम्परेचर आएगा। बस इतनी सी बात है। हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, डिवाइड बाय कर देंगे कि वर्क कितना आपको लगाना पड़ेगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। अगर आपको ये चीज बात समझ आ जाती है कि आप हीट पंप और ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता कर सकते हैं, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों का काम एक साथ हो जाएगा, अगर आपको इतनी सी बात समझ आएगी। अब आ जाइए, अब स्टार्टिंग करते हैं, सीओपी पहले निकाल देते हैं हम रेफ्रिजरेटर की। सीओपी हम रेफ्रिजरेटर की निकालते हैं। आर लिख रहा हूं बेटा, छोटा सा ना, इस तरह से आर लिख रहा हूं नीचे,
इसका मतलब क्या है कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसमें आप कैसे करोगे, हमारे पास क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी। तो हम क्या कहते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा, हीट एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट करनी है हमने, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। ये हमारा मकसद है कि हमारा लोअर टेम्परेचर जो है वहां से हम और ज्यादा हीट उठाएं, और ज्यादा हीट उठाएं। और नीचे क्या है, वर्क डन। दोनों एक साथ चला दूंगा ताकि आपको चीज बातों में उलझन ना हो। यहां पे मैं चलाऊंगा कि सीओपी ऑफ पंप, सीओपी ऑफ पंप। तो ये क्या है, यहां से हीट एक्सट्रैक्ट जो हो रही है वहां हायर टेम्परेचर के लिए हीट जो है वो रिजेक्ट की जा रही है, जो हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हीट रिजेक्टेड टू हॉट बॉडी, हॉट बॉडी को हम दे रहे हैं, और ज्यादा गर्म दे रहे हैं, और ज्यादा गर्म करना चाहते हैं हम, ठीक है, अपॉन वर्क डन। वर्क कितना किया है आपने, अगर आपको ये पता लग जाए तो आप इन दोनों का सीओपी निकाल सकते हो, ठीक है, वर्क डन। ठीक है, इन दोनों की बातें अलग अलग समझ आ गई, रेफ्रिजरेटर और पंप की बातें इस तरह से चलती हैं। अब हम बात करें तो कोल्ड बॉडी में हम देखते हैं, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होगा, ये T2 टेम्परेचर होगा। अब हम क्या करें, इसमें अगर वर्क डन देखना चाहते हो, इसमें आप ये चीज देखना चाहते हो, करोगे कैसे, आपने क्या करना है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया लेना है, मैं इसको ना हाईलाइट कर रहा हूं, बाद में आप इसको डिलीट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा ये वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है, ये देखो ये वाला एरिया जो है ना बेटा, ये वाला, ये क्या है, कोल्ड बॉडी के टच के कारण है कि हम तो लोअर टेम्परेचर रखना चाहते हैं, तो ये वाला एरिया लेंगे। तो हमारे पास एरिया ई एफ और सी डी, ई एफ सी डी, ये टेम्परेचर जो है लोअर टेम्परेचर वाला है, यहां से हीट उठाई जा रही है, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे एरिया, लिख दोगे कौन सा, एरिया ई एफ सी डी, ये लिख लोगे, अपॉन कर दोगे यहां पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आपको दिख जाए, ठीक है, चलो यहां पे ये देखो, ठीक है। अब देखो नीचे है वर्क डन, अब वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो वर्क डन निकालने के लिए ये याद रखो, हमें एरिया कौन सा चाहिए, अगर एरिया समझ आ गया तो सब समझ आएगा, हमें चाहिए ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया चाहिए, आप समझ रहे हो, ये वाला एरिया। अगर ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ये है मान लीजिए इसकी लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी T1, ये टोटल है T1, माइनस कर दे T2, ये लंबाई निकल आएगी। थोड़ा समझ आई, बार बड़े ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, ये लंबाई निकालनी बेटा, T1 में से T2 अगर माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या है, EF, ये क्या है हमारे पास, EF, लंबाई और गुना चौड़ाई, ये अगर कर दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया कौन सा एरिया लेना है हमें, एरिया लेना है DCBA, ABCD कह लो, एरिया ABCD, ये वाला एरिया लेना है। अब देखो हमारे पास ये वाला एरिया EFCD, इसको अगर निकालना हो, ये क्या है हमारे पास एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, ये देखो इसकी क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई इसकी। अब लंबाई देखो इसकी, लंबाई अगर इसको मान ले, किसी भी मान लो लेंथ या ब्रेड्थ, किसी को मान लो कोई डिफरेंस नहीं है, ये अगर लेंथ मान ले EF, ठीक है, या इसको मान ले जो मर्जी आप कर लो, ये मान लो चलो लेंथ क्या है T2, क्योंकि 0 है यहां से, ये T2, तो लंबाई होगी, ये होगी लंबाई T2 और चौड़ाई होगी EF। तो हमारे पास लंबाई कितनी हो गई, T2 इंटू EF, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका
EF मतलब ये वाला जो भी होगा EF, वो क्या है एक्चुअली, क्या है एंट्रोपी है। यहाँ की एंट्रोपी माइनस यहाँ की, तो हमने EF ही लिख दिया क्योंकि ये बाद में कट जाना है, तो इसमें टेंशन नहीं है इसकी। अब हमारे पास ये वाला देखो, ये वाले का ABCD का, तो मैंने ये बताया T1 माइनस T2 इंटू EF। अब अगर ये ना समझ आया तो बेटा सब पूछ लेना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। यहां से EF कैंसिल हो गया और रह क्या गया हमारे पास रह गया बेटा T2 अपॉन T1 माइनस T2, बस ये रह गया। और अगर हम आम सी भाषा में बोले तो लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर माइनस लोअर, ये रह गया बेटा, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से निकलता है रेफ्रिजरेटर के केस में, हमारे पास इस तरह से निकलेगा। अब पंप के केस में निकालें तो पंप के केस में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पंप के केस में अब करना क्या है वो देखो। पंप के केस में हमारे पास यहां पे आ जाओ, ये रहा हीट रिजेक्टेड टू हॉट बॉडी, बस वहां पे ये एरिया कौन सा लिया था, कोल्ड बॉडी वाला, यहां पे लेना ये सारा। तो हमारे पास इसमें जो एरिया लेना है, एरिया EFBA, ये सारा एरिया लेना है, ऊपर लेना है एरिया, कौन सा लेना है EFBA। तो हमारे पास ये एरिया कौन सा है EFBA, ये है ये वाला, ये भाई साहब पूरा, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले टेम्परेचर से हमें पता करना है हायर टेम्परेचर से, क्योंकि ये हॉट काम के लिए है, गर्मी के लिए है, ये ठंडक के लिए नहीं है। रेफ्रिजरेटर था जो, वो किसके लिए था, ठंडक के लिए, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे बातें की सारी। ये किसके लिए, हायर टेम्परेचर के लिए, इसलिए हायर टेम्परेचर पे बातें करेंगे सारी। और नीचे क्या है, वर्क डन वही होगा सेम, ABCD वाला, ये वाला एरिया माइनस कर दें इसमें से, ये वाला एरिया और डिवाइड कर दें, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला एरिया, तो हमारे पास क्या होगा डिवाइड में वर्क डन, और वर्क डन के लिए एरिया हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं, ABCD, ये हमें पता है कि ABCD हमारे पास होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो EFBA इसको लेना है, ये सारे वाले को, तो इसका ये लंबाई T1 और चौड़ाई EF, T1 इंटू EF, और ये वाला ABCD अभी भी निकाला, ये अभी पहले ही निकाला है हमने, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वही है T1 माइनस T2 इंटू EF, और EF से EF कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, ये T1 है हायर टेम्परेचर अपॉन हायर माइनस लोअर। थोड़ी समझ आई कि नहीं मेरे बच्चा, इस चीज को समझा आपने। अब बड़े ही ध्यान से चीजों को सुनना, जैसे जैसे मैं इसको करवाऊंगा उस चीजों को करना है। एक तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए इसको, पहले मैं ये दोनों फॉर्मूले में आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है, इधर तक हो गया, इसको मैं जानबूझ के आगे दोबारा लिखूंगा ताकि आपको दोबारा समझा सकूं, ठीक है। तो COP ऑफ किसका, रेफ्रिजरेटर का, वो क्या है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट। अगर आपको और कुछ ना याद आए तो ऊपर याद कर लो कि डिजायर्ड इफेक्ट है, और डिजायर्ड इफेक्ट में ऊपर क्या आएगा, ठंडा करना है, लोअर टेम्परेचर आएगा। तो लोअर टेम्परेचर T2 था, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये तो हायर माइनस लोअर ही होगा, क्योंकि बड़ी मतलब बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे, नहीं तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, हायर माइनस लोअर ही करेंगे। इसको अगर हम हायर और लोअर के केस में लिखें तो लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर, क्योंकि ये 1 समझ नहीं आता, कई बार गुस्सा चढ़ता है, क्यों 1 2 लेते हैं, बुक्स वाले पागल करते हैं कि T1 ये है T2 ये है, भाई साहब लोअर और हायर बोल दो, ज्यादा आसान है, ठीक है। और आपको ये देखो बेटा, आपको एक चीज नोट कराऊं, आप सिर्फ टेम्परेचर पता करके, आपके पास एक थर्मोमीटर हो, आप COP निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेटर की,
आप रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाल सकते हो। आपको हायर टेम्परेचर पता होना चाहिए और लोअर टेम्परेचर, बस थर्मोमीटर होना चाहिए, इसमें वैल्यू डालो, आपको कहोगे सर जी इतनी सीओपी आपके रेफ्रिजरेटर की। और रेफ्रिजरेटर आपका बहुत अच्छा है। जैसे हम बाइक की एवरेज निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम तेल डलवाएंगे, कितने किलोमीटर चला हम देखेंगे। इसमें क्या है, हमने टेम्परेचर पता करना है, टेम्परेचर पता करके हम बता देंगे इतना है। और दूसरा हमारे पास सीओपी हमने देखा, सीओपी हमने देखा किसका, हमने हीट पंप का, हीट पंप का। तो हीट पंप वाले केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर T1 है, T1 माइनस T2। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में लिखें तो हायर अपॉन हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, ये हो गया, इसको हो गया। अब इसके साथ एक और चीज हम लिखेंगे, क्या, इसके साथ मैं इसको ना लाइंस में लगा देता हूं अलग अलग, आपको आप भी लगा लेना इसको, ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए। यहां बीच में एक लाइन लगा दो बेटा, ठीक है। अब देखो एक हमने ये किसके लिए किया, इसको ना थोड़ा नीचे करते हैं और यहां ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये किसके केस में है, रेफ्रिजरेटर के केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में। और ये कौन सा है, हीट पंप के केस में, हीट पंप के केस में। और ये तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास इंजन की बात करें, इंजन के केस में, हीट इंजन के केस में, हीट इंजन के केस में। अब मेरे पास बेटा उसमें क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने कारनोट वाली अभी पहले भी देखी, पहले भी देखी क्या, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, इस तरह से देखा हमने, ये वाला फॉर्मूला देखा अभी पहले भी, थोड़ी देर पहले आपको करवाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगा, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, इस तरह से चलता है, ठीक है, इस तरह से चलता है। एक नोट करना बात, एक बड़ी ही प्यारी सी नोट करना बात, ये दोनों आपस में उल्टा है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यहां टी एच ऊपर है, यहां टी एच नीचे है, यहां टी एच माइनस टी एल नीचे है, यहां ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। आप इन दोनों में नोट करेंगे, इन दोनों में नोट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा बेटा, इन दोनों को नोट करो, इन दोनों को नोट करो। तो दोनों रिवर्स हैं, दोनों क्या है हमारे पास, रिवर्स हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या है हमारे पास, रिवर्स है सीओपी ऑफ, सीओपी ऑफ हीट पंप के, हीट पंप के। और इसके बेस पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसके बेस पे आना ही आना है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, ये रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आना ही आना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों का केस देख लिया, अब यहां पे आ जाओ, अब इसका इसके साथ रिलेशन देखते हैं। अब देखो सीओपी ऑफ हीट पंप, हीट पंप वो हमने देखा T1 अपॉन T1 माइनस T2। अब थोड़ा सा खेल खेलते हैं, खेल क्या खेलेंगे कि इसके साथ जानबूझकर लिख लीजिए, इसको जानबूझ के लिख लें, एड एंड सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट T2 फ्रॉम, फ्रॉम न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या होता है कि ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दो होते हैं ना, ऊपर वाले जो है उसको न्यूमिनेटर बोल देते हैं, एग्जैक्ट इसकी स्पेलिंग बोलते हैं NEU, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर में से क्या करोगे आप, प्लस और माइनस कर दोगे T2 को। अब मेरे भाई साहब यहां पे आ जाओ और बड़े ही ध्यान से समझो, T1 में से क्या करो, प्लस कर दो T2 और माइनस कर दो T2, कोई डिफरेंस, प्लस ही कर दिया माइनस कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। अब देखो फर्क कहां पड़ेगा वो देखो, यहां पे आ गए T1, ये वाला आ गया, T1 माइनस T2 वाला फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करो, T1 माइनस T2, इसको ना T1 माइनस T2, इसको पहले ये माइनस कर लो, एक ही बात है बेटा, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इसको पहले माइनस लिखता हूं, बाद में प्लस लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे पहले माइनस लिख देता हूं और फिर प्लस लिख देता हूं। तो अब देखो इसको मैं अलग कर दूं और इसको मैं अलग कर दूं, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो किस तरह से आ जाएगा,
T1 माइनस, ये देखो T1 माइनस T2 अलग कर दूं अपॉन T1 माइनस T2 ये अलग, प्लस क्या आ जाएगा ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसल आउट, तो आ क्या जाएगा यहाँ पे 1 1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 क्या है, T2 अपॉन T1 माइनस T2 क्या है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, सीओपी ऑफ हीट पंप, हीट पंप की सीओपी निकाल रहे थे हम, तो ये सीओपी ऑफ हीट पंप क्या आ गया, हीट पंप क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। याद कर लो इसको, रट्टा मारो जैसे मर्जी करो, इसको याद कर लो कि रेफ्रिजरेटर से 1 प्लस कर दोगे तो आपके पास हीट पंप का आ जाएगा सीओपी, सीओपी आपके पास हीट पंप का आ जाएगा। ठीक है, आज मेरे बच्चे गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला किसी ने, यार मुझे क्या हुआ, आज मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है क्या, अब बोल लिया करो यार, माड़ा थोड़ा सा लिख दिया करो। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने बेटा, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिवर्स ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद करनी है। ठीक है, नहीं सही बात है यार, आज तो सॉरी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो होता है बेटा। ठीक है, और इतनी तो इज्जत टीचर को बनती है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए कि टीचर आने पे खड़े नहीं होना पड़ता। ठीक है, आप ये लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना, तो चलो अच्छी बात है। और क्या चाहिए, नहीं तो हमारे पता है क्या, बार बार एक तो ना टीचर ऐसे ही आ जाते थे कई बार, तो ना कोई टीचर, एक टीचर क्लास ले रही है, दूसरी टीचर आती कोई पेन मांगने या कुछ काम अपने आती, हमें जल्दी जल्दी खड़ा होना पड़ता, सर मैडम आ गई, मैडम आ गई। अब तो पता नहीं, मुझे लगता है रिवाज ही बहुत खराब हो गया, अब नहीं है इतना करते, पहले तो ठीक है पढ़ने में भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले तो भाई साहब कोई मैडम अंदर एंटर कर जाती, कोई सारा एंटर भी कर जाता ना, ऐसे आधा पैर भी उसका अंदर आ गया तो हम ऐसे खड़े हो जाते सारे के सारे बच्चे, हमें रिस्पेक्ट ही बढ़ती है टीचर की। अब यहाँ पे टीचर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कहते भाड़ में जाए टीचर। ठीक है, ये हाल हो गया हमारे देश का। चलो आगे चलते हैं बेटा, चलता रहेगा ये सब कुछ। तो ये हमारे पास कुछ बातें हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो हम कर लेते हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस जो है हमारे वो रह ना जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, अ कार्नोट साइकिल हैज एफिशिएंसी ऑफ, कार्नोट साइकिल हैज एफिशिएंसी ऑफ, efficiency of 0.5, 0.5 मतलब आधा, मतलब 50% एफिशिएंसी है, 0.5 है। ठीक है, द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग विद द सेम टेम्परेचर लिमिट इज, तो लिखा लो क्या कहता है, द फाइंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर working between same temperature limits, जब तक बेटा देखो आपका दिमाग नहीं चलता। ठीक है, जब तक आपका दिमाग नहीं चलता, ये धीरे धीरे चलता है, मैं आपको ये नहीं कहूंगी एक दिन में आप बहुत बड़े मास्टर बन जाओगे, टाइम लगता है हर चीज को करने में। देखो हम अगर बात करें तो कभी कभी सच में मैं मुझे लगता था कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या है, कि 1 माइनस लोअर अपॉन हायर, 1 माइनस लोअर अपॉन हायर, रट्टा मारो 1 माइनस लोअर अपॉन हायर। बाद में समझ आई
कि भाई साहब दिमाग देख बंदे का, आपके इंजन चलता रहे, आपका इंजन के अंदर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लोअर और हायर टेम्परेचर बता दो बस। आप ये बता दो कि आपका लोअर टेम्परेचर कितना है और हायर टेम्परेचर कितना है, बस कितना इंजन ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाएगा और बाहर का टेम्परेचर आपके लोअर टेम्परेचर कितना है, बस हम एफिशिएंसी निकाल के दे देंगे। और तब हैरानी होती है किसी इंजन के बारे में बताना, तब पता लगता है कि ये साइकिल्स पढ़ने ही क्यों है। बच्चे सच में आते हैं, बच्चे यार ये साइकिल क्यों है सर, ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ही नहीं तो हमने करना ही क्यों है। तो ये करना ही इसलिए है कि भाई साहब एफिशिएंसी निकाल सको, ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें निकाल सकें। जब हम चलाकर देखेंगे कुछ फर्क आ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस को क्रिएट करके हम एक्चुअल में निकाल देंगे। लेकिन बातों में तो कुछ तो निकाले, ठीक है, कुछ तो करें। तो हमें बातें सच में यार, जैसे मान लीजिए आप घर पे मिस्त्री लगाते हो ना, आपको लकड़ी के मिस्त्री लगवाने हैं, तो लकड़ी भाई साहब ये अलमारी बनानी है, ये किचन का काम है, कितने पैसे लग जाएंगे, तो वो कागज उठाएगा, आइडिया से लगाएगा, वो थ्योरेटिकल बातें करेगा, वो थ्योरेटिकल बातें करेगा, अरे लकड़ी इतनी लग जाएगी, इतना लग जाएगा, तो भाई साहब आपका 2 लाख में हो जाएगा। और जब वो निकलता है ना 4 लाख लग चुके होते हैं, वो 2 लाख की बातें करके जाते हैं, सर 2 लाख में हो जाएगा काम। जब बंदा कहता 2 लाख तो पड़ेगा यार, 2 लाख काम करा लेते हैं। जब मिस्त्री आता ये भी लाओ, ये भी ला दो, वो भी ला दो, बस आदमी रहता 2 का 4 बन गया। तो एफिशिएंसी जो है हमें थ्योरेटिकल निकालनी पड़ती है प्रैक्टिकल निकालने के लिए। अब देखो थोड़ा सा समझो इन बातों को। हमारे पास इसका ना सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास पहले से दे रखी है। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है, हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम कर सकते हैं। तो एक याद रखना हमेशा के लिए, अगर दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए, कैसे, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, तीनों को एक साथ लिख दो, कैसे, 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन, अभी हमने किया ना, रिवर्स होती है इंजन की एफिशिएंसी, इंजन, और अभी हमने किया कि हीट पंप की जो हमारे पास होती है वो 1 + सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है, ये होती है। तो तीनों को एक साथ लिख लो, तीनों को एक साथ लिख लो ताकि आप इन तीनों को एक साथ याद कर सको कि तीनों कैसे होंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे बेटा, तीनों एक साथ होंगे हमारे पास इस तरह से होंगे, ठीक है। कभी भी कहीं पे भी यूज करना पड़ जाए, आप इनमें से उठा के कुछ भी यूज कर लो कि उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी, अब आप कहो कि रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी का क्या है, तो ये इन दोनों को इक्वल रख लो। आप कहो हीट पंप और इंजन का क्या है, ये रख लो। आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का क्या है, इनको इक्वल रख लो, बस इतना सा काम। बात समझ आई? तो इतने से काम से हमारा काम चल सकता। तो भाई साहब हमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कोई नहीं है। अब देखो, अब हम देखें तो हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना है, इंजन का है, बस 0.5 से मल्टीप्लाई कराना है। सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप जो है वो निकालने के लिए 1 एफिशिएंसी क्या है, 0.5, बस 0.5 होता कितना है, आधा होता है ना, 1/2 होता है। तो 1/1 तो है ही है, ये क्या 0.5 क्या आता है, 1/2, तो 2 ऊपर ले जाओ, बस 2/1, तो हीट पंप की सीओपी आ गई 2:1 या 2 लिख दे, ठीक है। सीओपी ऑफ हमारे पास पंप आ गई, सीओपी ऑफ, 1 मिनट मेरे बच्चे, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप वैल्यू अगर दे रखा हो, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। और अगर आपको यही रेफ्रिजरेटर का पूछ ले, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का पूछता है तो आपने ये इसको इक्वल रख लेना, इन दोनों को इक्वल रख लेना, ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख लेना। इस तरह से ये फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूले चलते हैं। इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब उसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ओके, रेफ सीओपी 1 आ गई। अब मुझे लगता है कि आप तीनों में कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ रेफ्रिजरेटर यूनिट मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -6 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आपने जी देखिए पहले से पढ़ा है आरएसी तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में आसान होगा। रेफ्रिजरेटर यूनिट मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफ्रिजरेटर अगर ठंडक कर रहा है वो -6 डिग्री कर रहा है। वाइल ऑपरेटिंग इन अ रूम में ऑपरेट कर रहा है वेयर टेम्परेचर इज 27 डिग्री। तो टेम्परेचर वहां पे रूम में कितना है 27 डिग्री। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी। मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी निकाल दो, कितनी सीओपी हो सकती है। इफ द एक्चुअल सीओपी इज 60% ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन में निकालना है। इसको जो भी कर सकता है वो खुद करिए, नो इश्यू। ठीक है, जो कर सकता है इसको करिए, नहीं तो मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। जस्ट 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं। तो इसको साइड पे कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर लिमिट दे रखी है, 2 टेम्परेचर लिमिट दे रखी है और दोनों टेम्परेचर के हिसाब से हमें करना है। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। तो T1 टेम्परेचर अगर हम देखें तो हायर टेम्परेचर अगर देखें तो T1 टेम्परेचर हमारे पास गिवन कितना है 27 डिग्री। लेकिन ये क्या है डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 273 क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 300 आ गया बेटा। ठीक है 300 आ गया, 300 केल्विन बन जाएगा। यही हम अगर T2 देखें तो हमारे पास क्या है लोअर टेम्परेचर -6 है। -6 प्लस 273 तो ये कितना आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा। तो 6 और कम, मतलब 3 कम किए 6 कम किए तो 267 केल्विन। हमारे पास 2 टेम्परेचर हमारे पास आ जाएंगे। T1 आ गया, T2 आ गया। अब रह क्या गया हमारे पास, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बेटा। मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, जल्दी से निकाल दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी निकाले पहले तो। सीओपी, तो सीओपी क्या है हमारे पास, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी है। ऊपर क्या है हमारे पास डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारे पास लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर ये है अपॉन हायर माइनस लोअर, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। 267 ये है लोअर और ये है हायर, 300 माइनस 267 तो ये कितना आ जाएगा सीओपी बेटा। सीओपी ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 8.09 हमारे पास आ जाएगा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे पास आ जाएगा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है एक्चुअल सीओपी, देखो यहां पे लिखा है इफ द एक्चुअल सीओपी इज 60% ऑफ दिस वैल्यू। तो एक्चुअल सीओपी जो है, एक्चुअल सीओपी जो है वो क्या है हमारे पास 60% ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू या मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी। मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी इसका हमारे पास है, सीओपी हमारे पास है। अब देखो 60% है, देखो ये 8.09 इसका 60% निकाल दो। 60% क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8.09 तो ये एक्चुअल सीओपी आ जाएगा। जो थ्योरेटिकल और एक्चुअल में फर्क आ गया, जैसे मैंने आपको बोला था, आप बोलोगे यार हमारा रेफ्रिजरेटर 8 का सीओपी देगा, जब निकालोगे एक्चुअल में तो वो तब पता लगेगा ना कितना सीओपी निकल रहा है। तो वो निकल रहा है 4.85
ये सीओपी निकल रहा है, किसका? एक्चुअल सीओपी निकल रहा है हमारे पास। तो वो थ्योरेटिकल, ये एक्चुअल निकल रहा है। यहां तक हो गया बेटा, यहां तक हो गया। आगे चलें तो वर्क डन देखिए। अब लास्ट हमारे पास ये क्या आता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब देखो यहां पे आ जाते हैं। अब देखो एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना पैदा कर रहे हो और वर्क डन कितना कर रहे हो। वर्क डन कितना कर रहे हो। एक्चुअल सीओपी निकाल चुके हैं। एक्चुअल सीओपी 4 पॉइंट वो निकल चुका ना, तो ये एक्चुअल सीओपी है 4.85। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें निकालना है और वर्क डन हमारे पास। अब अगर हम बात करें तो वर्क डन कहां है, ये देखो यहां पे दिया हुआ है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर किलोवाट। तो 1 किलोवाट के लिए निकालना है। 1 किलोवाट मतलब वर्क डन, तो 1 किलोवाट का वर्क डन निकाल लीजिए। यहां पे लिख दीजिए कि हमारे पास 1 किलोवाट का वर्क डन हो रहा है। 1 किलोवाट का वर्क डन। 1 किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। इसको इधर ले जाओ बस, तो वही आ जाएगा हमारे पास 1.5, ये आ जाएगा 1 इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको लिख लो 4.85, ठीक है, ये हमारे पास सीओपी आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आ जाएगा? 4.85 किलोवाट, किलोवाट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये आ जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, एनीवन, किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से हमारे पास ये निकलेगा। अब बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करना, बड़े आराम से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मशीन वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। एक मशीन जो है रिवर्स कार्नोट पे काम कर रही है। बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट -8, लोअर टेम्परेचर -8 है, एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हायर है 25, लोअर है -8। फाइंड सीओपी व्हेन इट वर्क्स ऑन रेफ्रिजरेटर, वर्क्स एज अ हीट पंप, वर्क्स एट हीट इंजन। तो भाई साहब आपको ये सब कुछ निकालना है, ये सब कुछ निकालना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जो भी कर सकता है इसको कर लो, जो भी कर सकता है इसको कर लो, जो नहीं कर सकता बेटा वो चुपचाप इसको देखो कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सर क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो लोअर टेम्परेचर पता है और हायर टेम्परेचर पता है। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर हमें पता है। ये क्या है हमारे पास? हायर टेम्परेचर की बात, लोअर टेम्परेचर की बात करें T2, तो -8 है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हायर टेम्परेचर कितना है हमारे पास? हायर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको हमारे केल्विन में बदलना है, -8 प्लस 273 केल्विन। इसी तरह हमारे पास T1 25 प्लस 273, ठीक है। तो हमारे पास ये -8 कर देंगे इसमें से, तो ये 265 बन जाएगा, 265 केल्विन। और ये कितना बन जाएगा? तो 8 आ गया, ठीक है, 8, 9, 1, 10, ठीक है, सॉरी 9 ही होगा वो तो 9, और ये हो गया हमारे पास 298, ठीक है, 298 जी, 298 केल्विन। तो ये आ गया। अब देखो रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाल दो। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये हमें पता है, ये हमें पता है। लोअर हमारे पास ऊपर क्या आएगा? लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर क्या है? T2। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। लोअर कितना है हमारे पास? 265, 265 अपॉन हायर है 298, 298 माइनस 265, 265, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। एनीवन इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रेफ्रिजरेटर के एज ए रेफ्रिजरेटर की सीओपी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8.003, 8.03, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हीट पंप की निकल आएगी। अब देखो हीट पंप का निकालने के लिए सीधा सा तरीका है कि हमारे पास अगर हीट पंप का निकालना है तो प्लस कर दो यार, 1 प्लस कर दो, हमें क्यों टेंशन लेनी। अगर हम देखें सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसे निकाल लो, या आप फॉर्मूले से निकाल लो, आना वही है, आना वही है, डिफरेंस कोई नहीं होगा। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? हायर अपॉन हायर माइनस लोअर। तो हमारे पास 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर 8.03 है, 8.03 है, तो ये आएगा 9.03, 9.03। अब एज ए हीट इंजन,
अब हीट इंजन वाले में फॉर्मूला हमारे पास वही है बेटा, हमें इंजन वाले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखो, अब कौन सा, हीट इंजन वाला, ये हीट इंजन वाला। तो सीओपी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन, तो हमारे पास क्या होता है 1 माइनस, तो हमें तो वही पता है बेटा, लोअर अपॉन हायर, हमें तो ये पता है। तो ये क्या होता है, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। टी हायर कितना है, T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये आ जाएगा। T1 हमें पता है, T2 हमें पता है, 298 माइनस 265 अपॉन T1 298, तो एफिशिएंसी निकल आएगी बेटा, मतलब सीओपी निकल आएगी किसकी, हीट इंजन के। तो हीट इंजन का हम निकालते हैं, तो ये निकालता है मेरे बच्चे 0.11, बहुत कम निकला यार। मतलब इतने टेम्परेचर लिमिट पे अगर आप काम करोगे तो सिर्फ 11% एफिशिएंसी निकलेगी एज ए हीट इंजन, तो बहुत कम एफिशिएंसी निकलेगी, बहुत कम एफिशिएंसी निकलेगी। समझ आई, समझ आई बच्चे। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इसका सीओपी वगैरह वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवन, किसी को डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं, और ये कोई ये ना मत समझना कि ये तो सर आपका वो आएगा सब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ये बेटा छोटे क्वेश्चन माने जाते हैं, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं माने जाते। आप इसको कहो कि सर ये तो बड़े क्वेश्चन है, बड़े नहीं है। इसमें करना क्या है, हमारे पास T1 T2 चलो कैलकुलेट, और 8 वैल्यू 9 वैल्यू ऐसे जो निकला है ना सीओपी, वो तो आप वैसे भी बिना कैलकुलेटर भी निकाल सकते हो। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, इसको सब्जेक्टिव मत समझ लेना, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर कॉइल इज 265। अब देखो रेफ्रिजरेटर कॉइल की आपको और कुछ ना समझ आए तो टेम्परेचर देख लिया करो बच्चों। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लोअर, देन इन द कंडेंसर इज 293, ये हायर है, बस जो ज्यादा है वो हायर है, जो कम है वो लोअर है, बस काम खत्म। Assuming that the machine operate on reverse Carnot cycle, calculate COP, refrigeration effect, heat rejected by the condenser, ये सब कुछ आपको निकालना है। तो हमारे पास T हायर हमारे पास कितना है 293 केल्विन, और हाई लोअर टेम्परेचर कितना है हमारे पास 265। तो सीओपी हम निकालेंगे किसकी, रेफ्रिजरेटर की। तो सीओपी हम रेफ्रिजरेटर की निकालते हैं, तो वो कैसे हमारे पास, तो लोअर टेम्परेचर हमारे पास अपॉन हायर माइनस लोअर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 265, ठीक है, अपॉन 293 माइनस 265, ये आ जाएगा। तो सीओपी निकल आएगा बेटा। तो सीओपी आप इसका कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो सीओपी आएगी मेरे बच्चे वो है 9.46, ये सीओपी आ जाएगी। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकाल सकते हो, सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, अपॉन वर्क डन। अब हमारे पास वर्क डन का वैल्यू, इसमें वर्क डन का वैल्यू दिया है नहीं, तो आप इसको क्या निकालोगे, आप 1 किलोवाट के लिए निकाल लोगे बेटा, देखा है, ठीक है। इसको आप जो भी निकालोगे, यहाँ पे दे रखा है ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यहाँ पे लिख लेना बेटा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर किलोवाट, ये मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन है पर किलोवाट के लिए। तो वर्क डन हमें पता लग गया कि वर्क डन कितना है, वर्क डन है 1 किलोवाट। तो आप बेटा इसको 1 किलोवाट डालोगे तो आपके पास ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा, जितना सीओपी है उतना ही निकल आएगा, 9.46 इंटू 1 किलोवाट, ठीक है, इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये आ जाएगा 9.46 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा। इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा हो रहा है, इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा हो रहा है। अब बात करते हैं लास्ट हमारे पास इसमें, अब ये है देखो, हीट रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर, कंडेंसर कितनी हीट रिजेक्ट करेगा। देखो कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट करेगा ना, 2 तरह की हीट रिजेक्ट करेगा। कंडेंसर क्या करता है, देखो अभी मैं शायद आपको ना समझा पाऊं, क्योंकि वेपर कंप्रेशन साइकिल जब आप समझोगे तब आपको समझ आएगा कि कंडेंसर करता क्या है। कंडेंसर किसकी हीट को छोड़ता है, एक तो जो हीट उठाई जाए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क डन, दोनों की, मतलब हमारे पास कंडेंसर, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहां से कंडेंसर से हीट बाहर जाती है, लेकिन वो हीट 2 तरह की हीट होती है। एक तो होती है जो इवेपोरेटर से उठाई जाती है,
जो क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और दूसरा होता है यहां पे हमारे पास कंप्रेसर। कंप्रेसर में से जो वर्क डन आपने किया वो, और यहां से जो हमारे पास हीट उठाई इवेपोरेटर से वो, इन दोनों को प्लस करके यहां से हम बाहर निकाल देते हैं, निकल, यहां से दोनों हीट अंदर आई, यहां से हमने हीट बाहर निकाली। तो हमारे पास हीट रिजेक्टेड जो होगा ना बेटा, हीट रिजेक्ट जो होगी, रिजेक्टेड होगा जो, वो होगा दो चीजों का मेल होगा। एक होगा हमारे पास ये इवेपोरेटर कितनी हीट उठा रहा है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और प्लस वर्क डन, कितना आपने वर्क डन किया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 9.46 प्लस 1 किलोवाट का आपके पास वर्क डन है, तो ये आ जाएगा 10.46 किलोवाट। तो ये था बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप ये लगा लो आज आपने 1 या 2 नंबर पक्के कर लिए एसएससी जेई आरआरबी जेई किसी भी एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपने 100% पक्के कर लिए कि आपको सीओपी आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या लेगा सर को भी पहले मैडम का नाम आया है, यही तो मैकेनिक वाला हुआ है, पता नहीं क्या, चलो मैंने देखा नहीं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थे आज के, और हम कल दोबारा मिलेंगे और दोबारा करेंगे। इतने क्वेश्चन आज के लिए बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।